कि बीजिंग सहमति क्या थी। बीजिंग सहमति जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो तीनों सहमतियाँ हैं, एक है कि वाशिंगटन सहमति, आपको लगेगा कि पूंजीवादी सहमति है भी। बीजिंग सहमति आपको देखेंगे तो ये क्या है, ये भी लगेगा आपको समाजवादी सहमति है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूर्ण समाजवाद तो प्राप्त किया नहीं जा सकता। जैसे कि एक सपना लोक समाजवाद है, उसको राज्य भिन्न, कानून भिन्न, ऐसे चीज़ को समाज को समाजवाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक प्राप्त किया जा सकता है तो वहाँ तक प्राप्त किया जाए, इस सहमति का क्या नाम है। और जैसे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सेंटियागो सहमति न पूंजीवादी है न ही समाजवादी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक सहमति है, ठीक है। तो हम बताते हैं क्या क्या इसमें अनुशंसाएं की गई हैं दोनों में, बीजिंग सहमति और सेंटियागो सहमति में, जो कि वाशिंगटन सहमति हम लोग देख चुके हैं। वाशिंगटन सहमति, तो देखिए बीजिंग सहमति क्या कहता है, चीन का आर्थिक उदय। क्या होता है, चीन का आर्थिक उदय। चीन क्या होता है कि 1900 दशक से पहले एक क्या होता है, कम्युनिस्ट राज्य होता है। आज भी वहाँ पर चीन में आज भी देखा जाता है कि वहाँ चर्चाएं बार बार बनी रहती है क्या, कि अन्य देशों में जैसे लोकतंत्र की बात की जाती है, चीन क्या लोकतंत्र देश है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है और सभी पार्टी उस पार्टी के अंतर्गत आते हैं। अन्य पार्टियां हैं लेकिन उस पार्टी के अंतर्गत ही सभी पार्टियां आती हैं। लेकिन हम लोग बात करें तो आज भी वहाँ पर उस देश में पूरे विश्व की चर्चा बनी हुई है कि जो उसकी व्यवस्था है, जो उसकी संरचना है, वो किसी भी दुनिया की किसी व्यवस्था में स्थगित नहीं होती, मतलब सम्मिलित नहीं होती। सम्मिलित मतलब वो फिट नहीं बैठती। तो क्या है ऐसी, जितने भी सूचनाएं देखते हैं वहाँ पर स्वतंत्रता को भी पाबंदी है, मतलब कि लोगों की स्वतंत्रता। जब भी मानवाधिकार की बात होती है तो चीन बार बार चर्चा में बना रहता है, तो बना हुआ रहता है मानवाधिकार को लेकर। तो जिस व्यक्ति की हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम पॉलिटी में क्लास देखे थे, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि जो शासन सिर्फ अपने लोगों के अंतर्गत हो, बल्कि व्यक्ति से बाह्य और आंतरिक प्रतिबंध से आज़ाद हो। मतलब उसे कोई दबाए ना, उसे ऐसा कोई भय न करे, कोई डराए ना, मतलब आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, वैसे हम उसी चीज़ को हम क्या स्वतंत्र कहते हैं। मानवाधिकार की चर्चा बार बार बनी रहती है। तो उन सब चीज़ों को हम बात करेंगे। तो उन सब चीज़ों में देखते हुए तो क्या होता है, चीन में एक बीजिंग सहमति देखी गई, जो कि जब क्या होता है, आर्थिक उदय होता है। उससे पहले 1980 के दशक से पहले चीन क्या था, एक कम्युनिस्ट राज्य था, जैसे कि समाजवाद राज्य कह सकते हैं। जैसे कहा जाता है रूस और चीन इसके प्रतिनिधि हैं। जैसे कि अभी का समय है, जो कि चीन अभी जो फिट कहें कि दुनिया किस व्यवस्था के अंदर फिट बैठता है, तो दुनिया किसी व्यवस्था के अंतर्गत वो फिट नहीं बैठता। इसका कारण क्या है, देखिए क्या है कि जो बीजिंग सहमति है कि वैश्विक उत्सुकता, क्या है कि इसके अंदर वैश्विक उत्सुकता देखी जाती है। साथ साथ क्या होता है कि इसमें नए उथाल पुथाल होता रहता है। पता नहीं चलता कि ये देश किस रास्ते पर चल रही है और कहाँ तक विकास के स्तर पहुँच सकी, क्योंकि इसकी जो जितने भी रिपोर्टें आती हैं ये इसकी सही गणनाएं नहीं होती। वहाँ पर मीडिया की स्वतंत्रता भी नहीं है, जहाँ पर अन्य लोकतांत्रिक देशों में देखी जाती है। 2004 में जोशुआ कूपर रोमो ने बीजिंग सहमति का प्रस्ताव रखा। मतलब कि जोशुआ कूपर रोमो द्वारा 2004 में बीजिंग सहमति का प्रस्ताव रखा गया। एक प्रस्ताव जो था प्रति वाशिंगटन सहमति, एक क्या था, वाशिंगटन सहमति के जस्ट ही क्या था, विपरीत था। हमने क्या कहा कि वो क्या था, पूंजीवादी था, एक समाजवादी प्रकार का एक व्यवस्था का विवरण करता है। और बीजिंग सहमति की प्रमुख अनुशंसाएं, इसमें अनुशंसाएं क्या क्या थी, अनवरत प्रयोग और अन्वेषण। मतलब कि बार बार कहता है कि हम लोग कुछ नया प्रयोग करेंगे, जब जैसी व्यवस्था होगी हम कुछ नया प्रयोग करते रहेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे कि हम जिस व्यवस्था में फिट नहीं, जिससे क्या हो राष्ट्र की विकास हो सके, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नए अनवरण प्रयोग करते रहेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि चीन क्या है, कि चीन क्या था, पहले एशिया का मरीज कहा जाता था, चीन एशिया का मरीज कहा जाता था, जो कि एशिया का ड्रैगन है। तो हम लोग बात करेंगे, कभी एक विस्तृत चर्चा की जाएगी, डिबेट की जाएगी, एशिया के मरीज से लेकर ड्रैगन तक का सफ़र कैसे उसका सफ़र था, क्या उसने कैसी नीतियाँ चली, क्या वो नीतियाँ सही थी या गलत थी, क्या आज की जो नीतियाँ हैं वो कैसी नीतियाँ हैं, क्या भारत जो उसकी चीन की अर्थव्यवस्था है, चाहे उसके हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहें, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या उसके प्रभाव से उसकी अर्थव्यवस्था इतने उच्च स्तर तक बनी। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे।
अब शांतिपूर्ण वितरण आर्थिक वृद्धि, मतलब कि शांतिपूर्ण वितरण आर्थिक वृद्धि मतलब कि क्या करता है कि एक समन्वय की भावना, मतलब सभी को समान वितरण की बात करता है। तो समान वितरण की बात पता हो कि समाजवाद में बात किया जाता है, तो क्या है कि समाजवाद की धारणा लेकर चलता है, क्या है समाजवाद की। और क्रमिक सुधार क्या करता है, क्रमिक रूप से हम ऐसा नहीं करेंगे, कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एकाएक परिवर्तन कर देंगे, जैसे कि भाई कोई कंपनी है उसे हटाकर दूसरा कंपनी एस्टेब्लिश कर देंगे, ऐसी कोई नहीं। अब ऐसा नहीं कोई कंपनी उसमें मजदूर उपस्थित है उसको कह देंगे नहीं आप लोग कल से जॉब से नहीं आइएगा, कल से आप लोग का खत्म रोजगार। तो ऐसी कोई हम एकाएक परिवर्तन नहीं करेंगे, क्रमिक रूप से धीरे धीरे क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना, मतलब कि हम लोग जो पूर्ण रूप से विदेशी विचारों को, सभी विचारों को तो नहीं अपनाएंगे, लेकिन कुछ विदेशी विचारों को भी अपने अंदर सम्मिलित और अपनाएंगे, ठीक है। चीनी मॉडल की जानकारी नहीं, मतलब ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर थोड़ी आतुर दिक्कत होगी कि जब क्या होता है कि जब लोगों को लगा, दुनिया को लगा कि आखिर ये व्यवस्था इतनी तेज विकास कैसे कर गई, लेकिन जो इसकी व्यवस्था है क्या ऐसे देखने में, जो बाहरी रूप से देखने में ऐसा लगता है, क्या वैसे आंतरिक रूप से भी है, क्या जैसे दुनिया में जैसी व्यवस्था है क्या उस व्यवस्था के अनुसार वो फिट बैठता है, तो देखने पता चलता है कि नहीं, वैसी पता नहीं वो किस व्यवस्था के अंतर्गत फिट बैठता है, पता नहीं चलता कि वो दुनिया किसी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ पाती। और इसको बाजार की मृत्यु एवं राज्य के नेतृत्व का उदय भी बुलाया गया, मतलब कि ये क्या करता है, बाजार का नेतृत्व तो नहीं चाहता, मतलब कि बाजार क्या मुख्य नेतृत्व न निभाए, राज्य की भी अपनी भूमिका अहम होनी चाहिए, जो कि हम लोग देखे थे वाशिंगटन सहमति में क्या होता था, बाजारी अर्थव्यवस्था की भूमिका निभाना, राज्य की कोई भूमिका नहीं, राज्य की न के मामले में मतलब न के बराबर भूमिका। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि राज्य की भूमिका नकारता नहीं है, लेकिन राज्य की भूमिका उतनी नहीं देता जितनी बाजार की भूमिका उतनी नहीं देता जितनी राज्य की भूमिका देता है। अब चीन की प्रगति भी बाजार आधिपत्य को काल में हुई, मतलब कि चीन की प्रगति क्या होता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, इस विकास ऐसे चल रही है, ठीक ऐसे, तो जो ये विकास है अभी एक क्या होता है, ये बीजिंग सहमति के अनुसार चल रही है, ठीक है, ये जो विकास इधर है बीजिंग सहमति, कभी कभी बीच में क्या होते हैं ये वाशिंगटन सहमति को अपना लेते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, फिर बीजिंग सहमति के अनुसार फिर वाशिंगटन सहमति, फिर बीजिंग, ये सब ऐसी प्रक्रिया। वहीं कहा गया है कि चीन प्रगति भी बाजार आधिपत्य काल में हुई है, ठीक है, ये चीज़ हुआ बीजिंग सहमति। बीजिंग सहमति में प्रमुख अनुशंसाएं, ये सब चीज़ें जो कि एक समाजवाद को प्रेरित करती है। अब देखिए सेंटियागो सहमति क्या करता है, सेंटियागो सहमति जो कि विश्व बैंक के प्रमुख जेम्स ओल्फेनसोन जेम्स विश्व बैंक के जो प्रमुख थे जेम्स ओल्फेनसोन द्वारा सेंटियागो में प्रस्तावित किया गया। बीजिंग सहमति के समावेशन से जुड़ा है, मतलब कि बीजिंग सहमति तथा जो इससे कुछ प्रभाव, जो कि बीजिंग सहमति कुछ प्रभाव यहाँ पर देखे जाते हैं, जैसे समावेशन आर्थिक एवं सामाजिक, मतलब कि क्या होता है समावेशन मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से समान वितरण, सामाजिक विचारधारा की भी देखी जाती है, समाजवाद की विचारधारा भी यहाँ पर प्रबल रूप से देखी जाती है। शुद्ध आर्थिक नहीं यहाँ पर तो सामाजिक भी, मतलब कि पूर्ण रूप से सिर्फ क्या है एक आर्थिक रूप से मतलब पूंजीवाद पर ही नहीं टिकी हुई व्यवस्था है, बल्कि एक समाजवाद पर भी टिकी हुई व्यवस्था है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं भारत क्या है, भारत अब धीरे धीरे क्या पूंजीवादी की तरफ रुझान कर रहा है, लेकिन शुरुआती से देखें तो क्या था, पूंजीवादी भी था, क्या था और समाजवादी भी था। लेकिन 1991 में क्या होता है उदारीकरण की नीति आती है, एलपीजी की नीति आती है, तो क्या होता है कि उस समय धीरे धीरे भारत क्या करता है बदलाव करता है और धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर लौट रहा है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का निजीकरण देख रहे हैं, ऐसा धीरे धीरे क्या हो रही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर रुझान कर रही है। जैसे कि भारत का भी रिश्ता क्या हो रहा है कि पूंजीवादी देशों के साथ बड़ी गहरी स्थिति देखी जा रही है। सूचना तकनीक का प्रयोग प्रबल, एक क्या करते हैं सूचना तकनीक का प्रयोग प्रबल देते हैं, साथ ही जानकारी एवं ज्ञान की समझदारी। विश्व बैंक द्वारा ज्ञान बैंक की आंतरिक संरचना का विकास, भारत ने भी प्रेरित होकर तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार लागू किए 2002 में, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम अलग आगे जाकर पढ़ेंगे। और जो व्यवस्था है पूंजीवादी का संतुलित स्थान, मतलब कि पूंजीवादी और समाजवाद का क्या है एक संतुलित स्थान है, न ही हम क्या करेंगे
पूर्ण रूप से बाजार को खोलेंगे, ना ही पूर्ण शक्ति हम राज्य को देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कुछ शक्तियाँ बाजार को देंगे, कुछ अधिकार बाजार का रहेगा, कुछ शक्तियाँ बाजार के पास रहेगा, लेकिन कुछ अधिकार राज्य के पास भी रहेगा। यही कहता है सैंटियागो सहमति, जो कि जेम्स और फेनसोन द्वारा लाई गई थी, प्रस्तावित की गई थी। ये हम 3 सहमतियाँ देख लिए, जो कि वाशिंगटन सहमति, बीजिंग सहमति और सैंटियागो सहमति। इन तीनों सहमतियाँ जो कि हम लोग देख लिए, कोई समाजवादी, कोई पूंजीवादी, कोई खुले बाजार की नीति का लव करता है कि बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका राज्य की भूमिका न के बराबर, मार्केट की भूमिका उच्च स्तर की, स्टेट की भूमिका न के बराबर। ठीक है, यही स्टेट की बराबर भूमिका उच्च करता है, वही मार्केट वैल्यू कम करता है, मतलब न के बराबर। बीजिंग सहमति स्टेट मतलब राज्य की भूमिका, राज्य की शासन की भूमिका अधिक रखता है और मार्केट की वैल्यू न के बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ऊंचाई अपनी क्या होता है, अपने स्तर को बढ़ाना होता है, और अंततः बीजिंग सहमति को भी क्या करना पड़ता है, वाशिंगटन सहमति को अपनाना पड़ जाता है। और सैंटियागो सहमति दोनों का बराबर बराबर, ठीक है, मार्केट और स्टेट की पॉलिसी दोनों बराबर बराबर कहें तो क्या है, एक संतुलित व्यवस्था है। क्या है, एक पूंजीवादी का संतुलित व्यवस्था है। तो एक चीज़ हुआ, तीनों सहमतियाँ देख लिए। आज के लिए इतना इकोनॉमिक्स क्लास में, और हम कल से देखेंगे कोई अगले क्लास लेक्चर देखेंगे, जो कि हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय आय पर, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है, उससे ज़्यादा प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्लास को देखना न भूलें, जरूर जुड़ें। और साथ ही आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न है जो कि बहुत सारे लेक्चरों में नहीं पढ़ाया गया है। इससे हम डायरेक्ट यहाँ से हम चले जाते हैं कि समाजवादी विचारधारा क्या होती है, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसको पढ़ लिए, बस वहाँ से पढ़कर हम क्या राष्ट्रीय आय में चले जाते हैं, आर्थिक नियोजन में चले जाते हैं। उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन सब चीज़ों को भी जानना आवश्यक था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।